गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और आज की जो राजस्थान लेक्चर सीरीज़ है उसमें आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान के जिले एवं संभाग। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये आरपीएससी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करती है और आज की जो लेक्चर सीरीज है यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हो तो आप मुझे इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। आपके आंसर्स देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो आज की लेक्चर सीरीज में देखो, राजस्थान के संभागीय व्यवस्था को जानेंगे हम कि राजस्थान में संभाग क्या है, संभाग कैसे बने हैं, किस तरह से संभागीय व्यवस्था को बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान के जो आप 33 जिला आज देखते हो वो 33 जिले कैसे बने हैं, उनके निर्माण देखेंगे, साथ में संभागों का निर्माण भी देखेंगे। इसके अलावा राजस्थान के कितने संभाग हैं उनकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में संभागीय आयुक्तों की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, संभाग जो है क्या होता है, जिलों के समूह को संभाग कहा जाता है। जैसे कि मैं कोटा संभाग से हूँ तो मेरा कोटा संभाग जो है कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ 4 जिलों से बना हुआ एक समूह है। ठीक है, तो कोटा संभाग जो है वो क्या है, एक पूरा जिलों का समूह है। इसमें किसी एक जिले को प्रमुख या फिर यूँ कहें कि आप संभागीय मुख्यालय बनाया जाता है। तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ का जो एक संभाग बनाया गया है उसका मुख्यालय जो है वो कोटा को बनाया गया है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि संभाग क्या होता है। अब ये जो संभागीय मुख्यालय होते हैं, संभागीय मुख्यालय से क्या किया जाता होगा, तो जितने भी उस संभाग में जिले आते हैं उन सब जिलों की प्रशासनिक कार्यवाही को नियंत्रित उस संभागीय कार्यालय से किया जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है संभाग का। जिला जो है, जैसे मैं कोटा जिला से हूँ, आप भी किसी अनादर जिले से होंगे, तो जिले जो है, जिले का जो मुख्यालय होता है वो जिला मुख्यालय कहलाता है। वहाँ पे एक ऑफिसर बैठता है जिसको बोलते हैं जिला कलेक्टर। ये उस जिले की प्रशासनिक कार्यवाही को देखता है और प्रशासन को चलाता है। अब इन सब जिलों को मिला के नंबर ऑफ जिलों का, जैसे 4 या 5 या 6 जिलों का जो सेट बना के एक क्या तैयार किया जाता है, संभाग तैयार किया जाता है। उस संभाग को मैनेज करने के लिए एक संभागीय मुख्यालय बनाया जाता है। जैसे कोटा का कोटा मुख्यालय है, उदयपुर का उदयपुर मुख्यालय है। ठीक है, तो इस तरह से संभाग जो है वो क्या होता है, संभाग जो है वो जिलों का समूह होता है और उन 4 या 5 जिलों को मैनेज करने के लिए एक मुख्यालय बनाया जाता है और उस मुख्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का काम करता है संभागीय आयुक्त। देखो, आपको आराम से आ गया होगा। जिला जो है पर्टिकुलर जिला, जैसे कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जो भी टोंक, दौसा वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, जिलों को देखने का काम करता है जिला मुख्यालय। ठीक है, हर एक जिले का एक मुख्यालय होता है और वहाँ पे कलेक्टर देखता है। ठीक है, फिर 5 या 6 जिलों का एक क्या बना लिया जाता है, ग्रुप बना लिया जाता है, उसको संभाग बोलेंगे। और उस संभाग का भी एक, उन 5 या जिलों में से किसी एक जिले को संभागीय मुख्यालय बना दिया जाता है। फिर इस संभागीय मुख्यालय को देखेगा कौन, तो इस संभागीय मुख्यालय को देखने का काम कौन करता है, संभागीय आयुक्त करता है। जैसे कि आज हमारे पास 7 संभाग है तो 7 संभागीय आयुक्त भी हैं। फिर इन संभागों को देखता कौन है, इन संभागों पे, जो इन संभागों पे निगरानी रखने का काम जो है वो राज्य करता है। ठीक है, राज्य के अंदर एक सचिवालय होता है, वहाँ पे एक मुख्य सचिव होता है। वो सचिव जो है वो सारी जानकारी प्राप्त करता है संभागीय आयुक्तों से और संभागीय आयुक्त जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं जिला कलेक्टर से। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो जिले के ऊपर हो गया जिला कलेक्टर और संभाग के ऊपर हो गया संभागीय आयुक्त और राज्य के ऊपर हो गया सचिव, जो कि सीधा सीएम से कांटेक्ट करता है और सीएम को सारी जानकारी प्रदान करता है। देखो, वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं और आज हम एक एक करके देखेंगे कि 33 जिले कैसे बने हैं और 7 संभाग कैसे बने हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर कराने वाला हूँ। देखो, राजस्थान के जो 33 जिले हैं वो पहले 33 जिले नहीं थे। राजस्थान जो स्वतंत्र, देखो, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है, उस समय तो संविधान भी नहीं था। ठीक है, तो भारत में उस समय जिले वगैरह कुछ थे नहीं, राजाओं का शासन चलता था, तो यहाँ पे कुछ रियासतें वगैरह हुआ करती थी। फिर जब संविधान बना और संविधान में जब राज्यों को क्या किया जाने लगा, राज्यों को बनाया जाने लगा, तो उस समय रियासतों को एक किया जाने लगा और रियासतों का एकीकरण करना प्रारंभ हो गया। तो राजस्थान जो है, राजस्थान में भी बहुत सारी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था यहाँ पे। तो उस समय एकीकरण करना प्रारंभ हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा और उस समय जो है 19 रियासतें जब मिलती गई, देखो, सारे राजाओं को एक साथ कन्विंस नहीं किया जा सकता,
तो धीरे धीरे सभी राजाओं को कन्विंस किया जाने लगा और भारत में मिलना उनको प्रारंभ किया जाने लगा। तो उस कंडीशन में राजस्थान का एकीकरण काफ़ी सालों तक चला। ठीक है, अब एकीकरण देखो एक अलग पूरा टॉपिक है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। राजस्थान पॉलिटी का टॉपिक है, राजस्थान पॉलिटी सीरीज में मैं उसको बहुत अच्छे से कराऊंगा। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जो फजल अली आयोग जो है, उसकी सिफारिश के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा, देखो सारे राजस्थान का जो एकीकरण है ना वो 7 चरणों में चला। 7 चरणों में चला। 18 मार्च 1948 में ये चालू हुआ। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 से ये चालू हुआ। फिर उसके बाद 49, 50 इस तरह से ये पूरा 1 नवंबर 1956 तक चला। 7 चरणों में ये चला। 7 चरणों में इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। जब एकीकरण पूर्ण हुआ था तो उस समय पे लास्ट में सबसे आखिर में जो राजस्थान में ऐड हुआ वो था अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा जो है वो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जहाँ पे सीधा अंग्रेज शासन करते थे, तो केंद्र मतलब अंग्रेजों का एक तरह से सेंटर हो गया। अंग्रेज यहाँ अपना सेंटर चलाते थे। ठीक है, एक तरह से अंग्रेजों का ऑफिस हो गया। तो अजमेर जो है वो राजस्थान में अंग्रेजों का सेंटर हुआ करता था। तो ये केंद्र शासित प्रदेश था पहले। इसको कब मिलाया गया राजस्थान में? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के पूर्ण होने के जस्ट बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, जिसको आप फजल अली आयोग भी बोलते हो, उसकी सिफारिश पे अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया और अजमेर जो है वो राजस्थान का 26वां जिला बना। यहाँ से ये बड़ा फैक्ट है कि राजस्थान में अजमेर कौन सा जिला था, तो 26वां जिला था। आज हमारे पास 33 जिले हैं। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सा जिला कब बना। तो 1 नवंबर 1956 ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। एकीकरण इस टाइम पूर्ण हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो बनता है। यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि एकीकरण जब पूर्ण हुआ तो उस समय कितने राज्य थे और कितने संभाग थे। तो देखो संभाग व्यवस्था की अब ये बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय 26 तो राज्य हो गए थे, लेकिन संभाग 5 थे। ठीक है, 5 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, 5 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, 5 संभाग में आपका जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा भी था और बीकानेर भी था। ये 5 संभाग थे। ठीक है, तो एकीकरण जब आपका पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले कितने संभाग थे? तो 26 जिले और 5 संभाग थे। रट लेना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 ये वाली डेट आपको याद रखनी है, एकीकरण पूर्ण होने की डेट है। और इस समय कितने जिले कितने संभाग थे, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे इसके आगे की बात करें तो देखो यहाँ से फिर हमारे जिले बनना चालू हो जाएगा। तो 27वां जो जिला था वो धौलपुर था। 27वां जिला जो है वो धौलपुर था। 15 अप्रैल 1982 को इसको बनाया गया था। शिवचरण माथुर की सरकार थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो 27वां जो जिला है वो धौलपुर है। देखो 26वां जिला आपका अजमेर हो गया और 27वां जो जिला है वो बनाया देखो कब, देखो एकीकरण पूर्ण हुआ है 56 में और 27वां जिला कब बन रहा है? 1982 में बन रहा है। तो 1982 में जो है आपका 27वां जिला धौलपुर बनता है 15 अप्रैल 1982 और उस समय सरकार है शिवचरण माथुर जी की। अब 28, 29, 30 देखो याद भी नहीं करने में एकदम से याद करा देता हूँ। 28, 29, 30 एक साथ बने। 28, 29, 30 एक ही दिन बने। 28, 29 और 30, 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला। तो ऐसे याद रखना है BDR, एक फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BD और R। ठीक है, BDR ऐसे आप याद रखना। तो B से हो गया 12, D से हो गया दौसा और R से हो गया राजसमंद। ठीक है, तो BDR जो है वो BDR। अब क्रम याद रखना, देखो क्रम से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 28वां हो गया, ये 29वां हो गया और ये 30वां जिला हो गया। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो एक ही दिन बने हैं। ठीक है, क्रम याद रहेगा आपको। BDR का मतलब हो गया 12, दौसा और राजसमंद और एक ही दिन बने हैं। एक दिन है कौन सा? 10 अप्रैल 1991। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1991 को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, धौलपुर है, धौलपुर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 27वां जिला धौलपुर है। 26वां एकीकरण के समय ही बन गया। 27वां बनेगा 1982 में शिवचरण माथुर जी की सरकार में। फिर उसके बाद 28, 29, 30 तीनों एक साथ बने हैं और एक डेट आपको याद रखनी है 10 अप्रैल 1991 में। तीनों की एक ही डेट है। इन तीनों को क्रम से याद करने का तरीका ये है BDR, 12, दौसा और राजसमंद, और तीनों की डेट सेम डेट है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। सरकार किसकी थी? तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। एक
ये देखो जो सरकार है भैरव सिंह शेखावत की, ये बीजेपी की सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो कभी ऐसा भी पूछा जाए कि गैर कांग्रेसी सरकार के समय कितने राज्यों का गठन हुआ, तो 12 2 राजसमंद 3 राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं। फिर देखो 12 तो कोटा से निकला है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि 12 कोटा के पास है ना, तो कोटा से अलग हुआ है। फिर दौसा जो है ना, दौसा आपको नजर आता है जयपुर के पास में, तो दौसा को अलग किया गया है कहाँ से, जयपुर से। और राजसमंद जो है वो उदयपुर के टच में था, तो इसको उदयपुर से अलग करके एक नया जिला घोषित किया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है 31 और 32, इन दोनों को भी एक साथ याद रखना है। कैसे याद रहेगा, देखो 90, अब आपको 3 3 साल का गैप डालना है। तो 91 में 3 साल का गैप हो गया, 94, उसके बाद 3 साल का गैप होगा 97। तो अगला जो आएगा वो आएगा 94 पे, फिर आएगा 97 पे। ठीक है, तो अब देखो उसका भी मैं एक फॉर्मेट है मेरे पास, उसका भी देखो। आपको एक याद रखना है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखना है एच, और याद रखना है आपको एक पी याद रखना है। ठीक है, एच पी। देखो एचपी के पेट्रोल पंप होते हैं ना, ऐसे याद रखा जाएगा एचपी। और बीच में एक और आपको फंसा देना है। ठीक है, वो है के। तो ऐसा रखना ना, एचपी के पेट्रोल पंप। ठीक है, इस तरह से कुछ याद रख लेना, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था, तो बच्चों को भी यही बताता हूँ। एचपी के ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, बस के जो है वो बीच में। एच का मतलब हो गया हनुमानगढ़, एच का मतलब हो गया हनुमानगढ़, के का मतलब हो गया करौली, और पी का मतलब हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा है। पहले हमने धौलपुर देखा, धौलपुर के बाद में फिर हमने बीडीआर, बीडीआर हो गया आपका 28 29 30। ठीक है, सेम डेट हो गई 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एच पी, एच पी के बीच में क्या डाल देना है, के डाल देना है। तो आपका हो गया एच से हनुमानगढ़, करौली, और फिर आपका हो गया प्रतापगढ़, जो सबसे नवीन जिला है। अब हनुमानगढ़ कब बना, अब ये दोनों एक साथ याद रखना है। हनुमानगढ़ और करौली एक साथ बने, मतलब इनके बीच में 3 3 साल का गैप है। ठीक है, कितने कितने साल का गैप आएगा, 3 3 साल का गैप आएगा। तो ये लास्ट हमारी जो सन है वो 91 में है, उसके 3 साल जोड़ लो तो हो जाएगा 94, और फिर उसके 3 साल जोड़ लो तो हो जाएगा 97। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सन भी याद हो जाएगा। पी का मैं अलग से आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, बाकी हनुमानगढ़ का आपका हो गया 94, और आपका करौली का हो गया 97। ठीक है, चलो ये भी आपको याद हो गया। देखो, तो हनुमानगढ़ जो है 31वां जिला, और आपका जो करौली है वो 32वां जिला बना, और ये बना 94 और 97। डेट याद रखनी है। देखो आप, देखो ईयर याद रखना है, ईयर इंपॉर्टेंट है। डेट तो ऊपर नीचे कभी आप नहीं भी रखते हो तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे, लेकिन कोशिश करना कि आपको 12 जुलाई 19 जुलाई भी याद हो जाए। देखो, अब सरकार आपको देखो कुछ याद ही नहीं करना, बस सारे के सारे भैरव सिंह शेखावत के में ही बने हैं। ठीक है, जितने भी बने हैं वो भैरव सिंह शेखावत की सरकार में ही बने हैं, तो यहाँ से आपको कुछ याद नहीं करना है। अब बस देखो, गंगा हनुमानगढ़ जो है ना वो एक्चुअली क्या है, गंगानगर के पास में है। तो गंगानगर के पास है तो गंगानगर से अलग हुआ है। और करौली आप देखोगे तो करौली सवाई माधोपुर के ऊपर पड़ता है। कोटा, सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, इस तरह से क्रम चलता है। तो करौली जो है वो सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया जिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 33वां जिला सबको याद है, प्रतापगढ़ जो है सबसे नवीनतम जिला है, और 33वां जिला है राजस्थान का सबसे नवीनतम। और वसुंधरा सरकार ने इसको 4 जून 2005 को बनाया है, ये भी सबको पता है। ठीक है, तो हमारा 33वां जिला जो है वो 26 जनवरी, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। ओके सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बताया आपको। 4 जून 2005 को संभाग बना है भरतपुर जो है वो, 7वां नया संभाग जो है वो भी वसुंधरा सरकार में ही बना है। लेकिन जिला जो है 33वां जिला जो है वो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया है। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा सरकार ने ही इसकी घोषणा की थी। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ से 26 जनवरी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा सीक्वेंस वापस आपको याद करा देता हूँ। देखो देखो, एकीकरण कंप्लीट हुआ तो कितने जिले हो गए, 26 जिले हो गए, और अजमेर मेरवाड़ा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो संभागीय जो स्थिति आपको राजस्थान के जो जिलों की स्थिति आपको नजर आएगी वो कुछ ऐसी नजर आएगी कि 26 आपके जिले हो जाएंगे और आपके 5 जो है वो संभाग हो जाएंगे। फिर जो है 27वां जो जिला है वो धौलपुर बनेगा। ठीक है, 27वां जो जिला है वो धौलपुर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 28 29 30 एक साथ ही आ जाएंगे, उनको आपको याद रखना ही नहीं है। ठीक है,
तो आपका 27वां जिला धौलपुर हो गया 1982 में, जो कि भरतपुर से अलग होके बना है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका 28, 29 और 30 जो है वो एक साथ आएगा 10 अप्रैल 1991 में, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें तो देखो, अब आपको मैंने फिर एक बताया था एचपी के बीच में आपको के डाल देना है, तो हनुमानगढ़, फिर आपका करौली, और फिर आपका हो जाता है प्रतापगढ़ सबसे नवीन जिला। और आपको याद रखना 31वां जिला हनुमानगढ़ और 32वां आपका करौली हो जाएगा, और 3-3 साल का आपको गैप डालना है। ठीक है, कितने का गैप डालना है ये भी याद नहीं रहे तो आपको देखो यहाँ पे 3 दिख रहा होगा ना, तो 30वां जो जिला है उसके बाद 3-3 साल का गैप आएगा दो जिलों के बीच में। तो आपका हनुमानगढ़ और जो है करौली है वो 94 और 97 में बनेंगे। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़, और करौली जो है वो 19 जुलाई 1997 को करौली, और दोनों भैरव सिंह शेखावत की सरकार में ही बने। फिर उसके बाद देखो आगे आते हैं तो हमारा जो 33वां जिला है मुख्य जिला है। ठीक है, और प्रतापगढ़ जो है वो 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसको बनाया गया है तीन जिलों से तोड़ के। तो राजस्थान के 3 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से तोड़ के प्रतापगढ़ को बनाया गया है। और प्रतापगढ़ से रिलेटेड सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पे इसको बनाया गया है। तो आपको ये तो याद रखना ही रखना पड़ेगा कि परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पे इसको बनाया गया है। 26 जनवरी 2008 को इस जिले का निर्माण हुआ है और वसुंधरा राज्य सरकार ने इसको बनाया है। ठीक है, राजस्थान का 33वां जिला है और सबसे नवीनतम जिला है। सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर है और सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। अब ये जो प्रतापगढ़ है इसको बनाया गया है 3 जिलों से तोड़ के। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन से हो गए, एक तो आपका चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और एक आपका हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के भी 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलें आपको याद रखनी है क्योंकि प्रतापगढ़ बिल्कुल नवीन जिला है तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसील होगी, एक हो गई छोटी सादड़ी, ठीक है, एक हो गई आपकी छोटी सादड़ी, एक होगी अरनौद, और एक हो गई प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है वो खुद तहसील का नाम था और जिले का नाम भी उसी के नाम से है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें, छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़, और जयपुर की एक तहसील है दरियाबाद। ठीक है, दरियाबाद या दरियाबाद। तो दरियाबाद जो है वो जयपुर की एक तहसील, और एक तहसील पीपल खूट जो है वो बांसवाड़ा की है। तो 5 तहसीलों से मिलके क्या बनाया गया है, एक जिला बनाया गया है जिसे हम प्रतापगढ़ बोलते हैं, और ये राजस्थान का 33वां जिला है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो कमेटी हो गई परमेश चंद कमेटी, आपको कमेटी याद रखनी है। ठीक है, कमेटी हो गई परमेश चंद कमेटी। कौन सा सन में बनाया, तो 26 अप्रैल 2008 में बनाया। सरकार वसुंधरा राज्य की सरकार। ठीक है, और आपका कौन सा जिला, 33वां जिला, नवीनतम जिला। कितने जिलों से बनाया, 3 जिलों से बनाया। ठीक है, तो आपको तीनों जिले याद रखने, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के 3 हो गई। ठीक है, आपकी छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर का दरियाबाद, और राजस्थान आपका बांसवाड़ा का पीपल खूट। चलो यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद हम आते हैं आगे। अब देखो ये राजस्थान के हो गए मेरे 33 जिले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला कब बना है, तो आपसे पूछा जाएगा जैसे 30वां जिला कब है, राजस्थान का 30वां जिला कौन है, तो ऐसे याद रखना है 26वां था अजमेर, फिर 27वां आपका जोधपुर है, सॉरी 27वां आपका धौलपुर है। 27 के बाद फिर 28, 29, 30 एक साथ याद किया था, तो 28 में क्या था आपका BDR, 12, दौसा और राजसमंद। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है कौन, प्रतापगढ़, ये तो सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो संभागीय जो व्यवस्था है 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। इस समय एकीकरण का 4th चरण चल रहा था। राजस्थान का जो देखो जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। ठीक है, तो उस समय जो था राजस्थान का कौन सा चरण चल रहा है, ये 4th चरण चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से चरण में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो 4th चरण में शुरुआत की गई, और डेट आपको याद रखनी है 30 मार्च 1949। देखो जब मैं एकीकरण समझाऊंगा ना तो सारे चरण रटवा दूंगा। ठीक है, सारे चरण रटवा दूंगा, बहुत बड़ा सिंपल सा होता है। देखो एक चरण है, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर उसके बाद चौथा है, फिर 5वां है, फिर 6ठा है, और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा 7वां। तो बड़ा आराम से रट जाता है। ठीक है, ये 18 मार्च को चालू होता है। ठीक है, 18 मार्च को चालू होगा ये। ठीक है,
और 18 मार्च जो है वो कौन सी वाली है, 1948 वाली है। ठीक है, ये लो। अब देखो ऐसे ही बोल देता हूँ, लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है, माउस से लिख रहा हूँ मैं। देखो 18, फिर उसके बाद अभी मैं आपको पहले डेटें बताता हूँ। 18 पहले वाले की, फिर इसकी है 25, फिर इसकी है 18 25 18 30, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, 18 25 18 30। ठीक है, दोनों सेम डेटा है। देखो 18 25 18 30 ऐसे याद रखनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा महीना कैसे याद रखना है, तो मार्च मार्च अप्रैल मार्च ऐसे याद रखना है। मार्च मार्च अप्रैल मार्च इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे आपको साइड में थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा हल्का सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दिखाता। देखो एकीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो एकीकरण जो है वो राजस्थान का 7 चरणों में हुआ। अभी आपको देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 7 चरण हो गए। ठीक है, तो 7 लेवल पे आपका एकीकरण होता है। ठीक है, 7 लेवल में आपकी पहली हो गई। ठीक है, फिर आपकी दूसरी हो गई, फिर आपकी हो गई तीसरी लेवल, फिर आपका हो गया चौथा चरण, फिर आपका हो गया पांचवा चरण, फिर आपका हो गया छठा चरण, और फिर आपका हो गया सातवां चरण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये जो चरण था ना, इस चरण की डेट देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो डेट सारे लिख देता हूँ। 18, फिर ये हो गया 25, फिर ये हो गया 18, और फिर ये हो गया 30। ये याद रखना है आपको, 18 25 18 30 याद हो जाएगा। 18 25 18 30। देखो 4 याद करने, 5 6 7 ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, बाकी करा दूंगा। फिर आपको डेट याद होगी, तो ये तो हो गई चरण, ये तो आपके हो गए लेवल। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके ये जो मैंने 18 25 18 30 लिखा है। ठीक है, ये हो गया आपका डे। अब महीना कौन सा है, तो देखो महीना भी रटा देता हूँ। ठीक है, मार्च से चालू होंगे, तो मार्च, फिर आपको लिखना है मार्च, फिर आपको लिखना है अप्रैल, और फिर आपको दोबारा लिखना है मार्च। 18 25 18 30, मार्च मार्च अप्रैल मार्च याद हो गया। 18 25 18 30 और मार्च मार्च अप्रैल मार्च। देखो बहुत आगे जब देखेंगे तो डीप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं फिलहाल आपको याद करा देता हूँ, क्योंकि एक साथ चीज़ें याद होती नहीं है। तो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये देखा हुआ है। तो पहला चरण 18 25 18 30 ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्च मार्च अप्रैल मार्च। अब आपको सन याद करा देता हूँ। देखो सन बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 1948, फिर 1948, फिर 1948। ठीक है, 48 48 48, फिर 49, और है 49। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये भी है 49। ठीक है, तो इस तरह से देखो 48 48 48 49 49। ठीक है, और फिर ये जो लास्ट वाला है ये है 1950, और फिर लास्ट वाला तो 1956 को कंप्लीट हुआ। ये आपको याद होगा ही सही। ठीक है, देखो सारे चरणों की याद करा देता हूँ। 18 25 18 30, फिर महीने मार्च मार्च अप्रैल मार्च, और आपको फिर इधर याद हो जाएगा 48 48 48 49 49, और फिर 50, और फिर 56। देखो इनके भी आपको याद करा दूं। देखो 5 है ना, 5वां चरण 5वां महीना और 15 तारीख ऐसे याद रखना। ठीक है, 5वां चरण है, 5वां चरण है 15 तारीख होगी, और 5वां महीना कौन सा आ जाता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मई मिल जाएगा। छठा जो है, देखो छठा बहुत सिंपल सा है, छठा तो याद ही नहीं रखना। 6 से 26 याद रखना है, 26 और 26 जनवरी याद रखना। ठीक है, 6 से 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ कौन से चरण में, छठे चरण में। उस समय राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था, छठा चरण चल रहा था। 7वां चरण तो सबको पता है, एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है, ये आपको पता है। तो 7वां चरण तो देखो ऑलमोस्ट सबको ही पता है। ठीक है, तो देखो बात हो रही है इस वाली डेट की। मैंने आपको ये वाली डेट अभी सामने रखी है। ठीक है, तो एकीकरण जब चल रहा था तो कौन सा चरण था, 30 मार्च 1949 को 4th चरण था। और ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लगभग इस दिन जो है राजस्थान की 19 रियासतें जो है एकीकृत हो चुकी थी, राजस्थान के अंदर सम्मिलित हो चुकी थी। बस कुछ छोटे मोटे
जगह थे उनको भी ऐड करना बाकी था। बाकी लगभग लगभग पूर्ण राजस्थान बन चुका था। कौन से दिन? 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो एक आराम से याद हो गया होगा आपको चरण, एकीकरण के चरण जो है वो आपको पहले डे याद रखना है। तो 18, 25, 18, 30 आपको रट लेना है, 18, 25, 18, 30 इस तरह से। फिर उसके बाद मार्च मार्च, अप्रैल मार्च, ठीक है, और उसके 48, 48, 48 और 49, 49 और फिर 50 और फिर 56, और जो छठा चरण है देखो आपको आराम से याद हो जाएगा। चलो मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो देखो हीरालाल शास्त्री जी की जो सरकार थी उस टाइम पे, ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी को जो है वो मनोनीत करके मुख्यमंत्री, तो उस टाइम पे होता नहीं था, सीएम पद का कुछ था नहीं, क्योंकि आपका इस टाइम पे संविधान ही नहीं था, तो संविधान नहीं था तो सीएम पद तो सामने नहीं था ही। उस टाइम पे यूँ बोले कि सीएम नाम का कोई पद हुआ नहीं करता था, ना तो राज्यपाल होते थे ना सीएम होते थे, ठीक है। तो उस समय जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो हीरालाल जी जो है वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इन्होंने जो है वो संभागीय व्यवस्था को उस दिन प्रारंभ कर दिया था। फिर उसके बाद जो है देखो संभागीय व्यवस्था लंबी चली, और जब मोहनलाल सुखाड़े जी की जब सरकार आएगी 1962 में, उन्हें लगेगा कि नहीं संभागीय व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं है, बिना संभागीय व्यवस्था के भी प्रशासन चलाया जा सकता है, और वो उस व्यवस्था को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़े जी की सरकार आती है और वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। देखो ये वो सीएम है जो सबसे लंबे समय तक सीएम बन के रहे राजस्थान के, लगभग 17 सालों तक। 1972 नहीं, 72 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो 17 सालों तक लगभग जो है वो सीएम बन के रहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है। और ये पूरे संभागीय व्यवस्था इनके समय पे पूरी बंदी रहती है, चलाते नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और सीएम आएंगे हमारे हरिदेव जोशी साहब, ठीक है, 1987 में। और इनकी जो सरकार है ये आते ही संभाग की व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। और साथ में प्रारंभ कर ही देंगे, साथ में एक और नया संभाग बनाएंगे। तो हरिदेव जोशी जो है वो जो बंद की गई संभागीय व्यवस्था थी उनको पुनः प्रारंभ करते हैं, और एक छठा संभाग जो है अजमेर को बना देते हैं जयपुर से अलग करके। अब एक नया संभाग बन गया अजमेर संभाग। देखो अजमेर जिला जो है ना, अजमेर जिला बना है 26वां जिला, और अजमेर संभाग बना है 6वां संभाग, ऐसे याद रखना, ठीक है। उधर 6 है, इधर भी 6 है, ठीक है। तो 26वां जिला, 6वां संभाग। तो अजमेर क्या है? अजमेर 26वां जिला है और 6वां संभाग है, जिसको जयपुर से अलग करके बनाया गया है। किसकी सरकार में? हरिदेव जोशी की सरकार है। तो चालू किया हीरालाल शास्त्री जी ने। चरण कौन सा चल रहा था? चौथा चरण चल रहा था, ठीक है। उस समय ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, सीएम नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जो है वो हीरालाल शास्त्री जी जो है वो क्या थे? प्रधानमंत्री जी थे, और इन्होंने जो है संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। फिर उसके बाद संविधान आया, संविधान आया तो फिर प्रधानमंत्री का पद हटेगा, सीएम का पद सृजित होगा, ठीक है। और सीएम का जब पद बनेगा तो उस समय जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी जो 1962 में सीएम बन के आएंगे, इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हरिदेव जोशी जी 1987 में आए, और इन्होंने क्या कर दिया? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और एक और नया संभाग भी इन्होंने बनाया जिसको हम अजमेर संभाग कहते हैं, ठीक है। उसके 18 साल बाद, 6वें संभाग के 18 साल बाद 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार आती है, और ये एक नया संभाग जो है वो भरतपुर को बनाती है। भरतपुर जो है राजस्थान का सबसे नवीन संभाग है, ठीक है। देखो नवीन जिला जो है वो प्रतापगढ़ है, 33वां जिला जो है वो प्रतापगढ़ सबसे नवीन जिला है। और नवीन संभाग की बात आ जाए तो फिर वो भरतपुर की बात आएगी, भरतपुर सबसे नवीन संभाग है। अब भरतपुर जो संभाग है, देखो भरतपुर जो संभाग है, भरतपुर संभाग को बहुत सारे संभागों से तोड़ा गया है, ठीक है। कोटा से लिया गया है कुछ, ठीक है। आपका जयपुर संभाग से कुछ लिया गया है, ठीक है। तो जयपुर संभाग के इसके अंदर क्या है? जयपुर संभाग के इसके अंदर भरतपुर है। भरतपुर पहले जयपुर में आता था, लेकिन अब क्योंकि भरतपुर ही एक संभाग बन गया तो फिर वो जयपुर से टूटा हुआ माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा धौलपुर जो है, धौलपुर भी पहले जयपुर में आता था, जयपुर संभाग में आता था, लेकिन धौलपुर भी क्या हो गया? यहाँ से अलग हो गया, इसमें आ गया। तो भरतपुर जो संभाग है, एक तो वो जयपुर संभाग से बना है, एक कोटा संभाग से भी इसके अंदर कुछ लिया गया है। तो कोटा संभाग से एक तो आपका करौली और एक आपका सवाई माधोपुर जो है वो यहाँ पे लिया गया है।
तो देखो आपको बस इतना सा याद रखना है कि कहाँ से चालू हुआ। तो आपका जो संभाग व्यवस्था चालू होता है वो होता है चौथे चरण। चौथा चरण की डेट आपको याद हो जाएगी। डेट आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, 18, 25, 18, 30। तो 18 पहला, फिर 18, 18, 25, 18, 30, 30 मतलब चौथा चरण। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मार्च भी आ गया, ठीक है, और 48, 48, 48 और 49 में आपकी ये डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की जिस सरकार थी, पॉलिटी का एक सीरीज लेके आऊँगा, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से देखो आपकी जो तैयारी है ना, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होने वाली है। डे बाई डे आपको क्लास मिल रही है। देखो कंटेंट मैं खुद रेडी करता हूँ तो मुझे लिखने में, स्लाइड बनाने में टाइम लग जाता है। तो आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं आ पाती तो समझ रहे हैं ना, आपका कंटेंट रेडी हो रहा है पर कंटेंट परफेक्ट आएगा। कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंटेंट जो है वो यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है। इतना याद हो गया इसका मतलब आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब 18 साल बाद जो है वो 4 जून 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 7वां संभाग कब बनाया गया था। तो 4 जून 2005। क्योंकि देखो कन्फ्यूजन होता है, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था एक बार। 2008, सॉरी, हाँ 2000 जो 8 है ना, 2008 में बना है राजस्थान का 33वां जिला। और 2005 में बना है सबसे सबसे आखिरी वाला जो जिला है वो 2008 में बना है, और सबसे आखिरी वाला जो संभाग है वो 2005 में बन गया, ठीक है। देखो आप, तो इसका मतलब जिला जो है वो भी अभी भी क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है। और हो सकता है कि ये कभी भी किसी भी जिले को तोड़ ताड़ के क्या कर सकते हैं, एक नया जिला बना सकते हैं। अभी 33 तो बना दिए, हो सकता है कि आगे भी ये प्रोसेस चलती रहे और 34, 35 पता नहीं कहाँ तक जाए, ठीक है। तो आपको यह बातें याद रखनी है, ठीक है। एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1949 को आपका हीरालाल शास्त्री जी द्वारा क्या किया जाता है, संभाग व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद जो है मोहनलाल सुखाड़े जी आते हैं 62 में और संभाग व्यवस्था समाप्त कर देते हैं। संभाग व्यवस्था के समाप्त करने के बाद भी देखो 17 साल तक शासन चलाया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है हरिदेव जोशी की सरकार आती है 87 में, और 87 में ये हरिदेव जोशी जी क्या करते हैं, छठा संभाग जो है अजमेर को बना देते हैं। मतलब ये आते हैं संभाग व्यवस्था को पुरानी संभाग व्यवस्था को चालू तो करते ही है, साथ में क्या करते हैं, नया संभाग भी बना देते हैं, ठीक है, कि भाई आप अब जो है अजमेर एक नया संभाग रहेगा जयपुर से अलग करके। फिर इसके अलावा फिर वसुंधरा राजे की सरकार आएगी 2005 में, और 2005 में क्या करेगी, वो भरतपुर को एक नया संभाग घोषित कर देगी। और भरतपुर जो है आज जो है हमारे पास 7वां सबसे नवीनतम संभाग है, और सबसे नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। सारे संभाग आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा संभाग कैसे बना है, ठीक है। जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय एकीकरण जब पूर्ण हुआ था तो उस समय थे 5 संभाग। छठा संभाग कब बनेगा, जब हरिदेव जोशी की सरकार आएगी और पुनः संभाग व्यवस्था प्रारंभ होगी। तो संभाग व्यवस्था के प्रारंभ के साथ साथ ही छठा संभाग बन जाएगा। फिर वसुंधरा सरकार आएंगी 2005 में, और 2005 में ये क्या करेंगी, भरतपुर को एक नया संभाग बना देगी, और आपका जो है 7वां नवीनतम संभाग भरतपुर बन जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अभी की बात करें तो 7 संभाग हैं, ठीक है। वही सारी चीज मैंने देखो वापस यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आपका रेपिटेशन जितना होगा उतना आपको याद हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, फजल अली आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है देखो भारत सरकार की देन है। यहाँ भारत सरकार ने इस आयोग का गठन किया था ताकि आप सिफारिशें दें और हम जो है वो जिलों मतलब राज्यों में क्या कर सकें, कुछ नए नए क्षेत्र भी जोड़ सकें, ऐड कर सकें। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पे अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ दिया गया राजस्थान में, और 26वां जिला इसको बना दिया गया। तो उस समय की स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि 1956 एकीकरण पूर्ण हो गया। तो उस समय एकीकरण पूर्ण हुआ और 1 नवंबर 1956 को स्थिति यह थी कि आपके पास 26 जिले हैं और 5 संभाग थे। फिर एक एक करके संभाग जुड़ते गए। छठवां संभाग हरिदेव जोशी की सरकार में आएगा 1987 में, और वो संभाग व्यवस्था को चालू भी करेंगे। और 7वां जो सबसे लेटेस्ट संभाग है वो है 4 जून 2008 को आएगा, जब वसुंधरा राजे की सरकार 2005 को आएगा जब वसुंधरा राजे की सरकार आएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखो 5 संभाग उस टाइम पे कौन कौन से थे, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये 5 संभाग थे एकीकरण के समय, ठीक है। फिर उसके बाद हरिदेव जोशी की सरकार आती है और 6वां संभाग जो है वो अजमेर बनता है।
और आपके फिर ये 6 संभाग हो जाते हैं। फिर 2005 में वसुंधरा राजे आएंगी और 7वां संभाग भरतपुर को बना देंगी, तो 7वां भरतपुर नया संभाग बन जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक एक संभाग को मैं आपको बताता हूँ। देखो पूछा जाता है, ये देखो आप, ये मैप देखो आप, यहाँ पे जो डॉट्स है ना, ये संभाग है। तो उदयपुर दिख रहा है आपको, पहले इधर से ऊपर से देखते हैं। बीकानेर है, बीकानेर के बाद फिर जोधपुर है, जोधपुर फिर उदयपुर, फिर आपका कोटा हो गया, फिर अजमेर है, जयपुर है और फिर भरतपुर। ये संभाग है। अब कौन सा जिला कौन सा संभाग में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं आपको मैप के थ्रू ही याद कराऊंगा। देखो मैप याद हो गया तो कभी नहीं बोलोगे, ट्रिक्स में फंसे तो फिर हमेशा भूल जाओगे, ठीक है। देखो वर्तमान 33 जिले 7 संभाग हो गए, ठीक है। जयपुर संभाग सबसे पहला संभाग है, इसलिए सबसे पहले लिखा है देखो मैंने, ठीक है। अगर ये भी कभी पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पहला संभाग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे पहला संभाग है जयपुर संभाग, और सबसे नवीन संभाग या सबसे आखिरी जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। ये जो है इनके संभागीय आयुक्तों के नाम है, ठीक है। जयपुर में अभी जो संभागीय आयुक्त हैं वो समित शर्मा जी हैं, ठीक है। समित शर्मा जी जो हैं जयपुर के संभागीय आयुक्त हैं। नवीनतम अभी ये नहीं अपॉइंट किया गया है, फिर आगे भी ये बदलते रहते हैं, तो आप अपडेट रहना, ठीक है। बीकानेर का जो है वो BL मेहरा है। BL मेहरा तो आराम से याद हो जाएंगे, बी से बीकानेर, बी से BL मेहरा, ठीक है। बी से BL मेहरा, ठीक है। फिर जोधपुर के जो है वो राजेश शर्मा जी हैं, जोधपुर के राजेश शर्मा जी हैं, ठीक है। देखो जोधपुर जयपुर ऐसे याद रखना, जयपुर जोधपुर दोनों जगह से चालू रहे, और दोनों के दोनों में ही कौन है, शर्मा है, ठीक है, ठीक है। जयपुर जोधपुर शर्मा शर्मा ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो जयपुर जोधपुर शर्मा शर्मा, ठीक है। बाकी बीकानेर का BL मेहरा आपको याद हो जाएगा। उदयपुर के राजा ऐसा याद रखना। देखो उदयपुर के राजा बड़े फेमस हैं, उदयपुर सबसे फेमस है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ ये सब याद है ना आपको, ठीक है। महाराणा प्रताप वगैरह सब। तो उदयपुर के राजा से याद रखना, उदयपुर के राजेंद्र भट्ट, ठीक है। कोटा के कैलाश, अब देखो फिर कोटा आ गया तो कोटा का क और फिर कैलाश चंद का क, ठीक है। यहाँ से भी ये याद हो जाएगा। तो बीकानेर का BL मेहरा, कोटा के कैलाश चंद मीणा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो याद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एकमात्र महिला है जो कि कौन से पद पे हैं, संभागीय आयुक्त के पद पे हैं अजमेर में, ठीक है। वीणा प्रधान ये एक महिला है जो कि क्या है, संभागीय आयुक्त के पद पे हैं। और महिलाओं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पहली महिला विधान सभा अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला सांसद कौन थी, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अजमेर की अभी जो आपकी अजमेर की संभागीय आयुक्त है वो है वीणा प्रधान। बाकी भरतपुर के प्रेमचंद बहरवाल जी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके संभागों को देखते हैं। देखो बीकानेर संभाग की बात करो तो देखो ऊपर वाला जो संभाग है ना वो बीकानेर संभाग है। अब बीकानेर में 4 जिले आते हैं, 4 जिले आराम से देखो मैप से याद कराऊंगा, मैप से याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। बीकानेर में आ जाएगा ऊपर के 2 और फिर बीकानेर के पास के 2, ठीक है। तो बीकानेर खुद तो है सही, बाकी फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 4 जिलों वाला संभाग है, ठीक है। और देखो अब इंपॉर्टेंट बातें अब इसकी मैं बताता हूँ आपको। इधर अंतरराज्य सीमा है, इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मतलब ऐसा संभाग जो अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है वो कौन है, बीकानेर संभाग है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो 4 जिलों वाला संभाग पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। और देखो पाकिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है ये वाला। देखो ये जो मेन है ना बीकानेर, ये संभागीय मुख्यालय है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक संभाग का क्या होता है, एक संभागीय मुख्यालय होता है जहाँ से उन जिलों को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था संभाली जाती है। तो ये संभागीय मुख्यालय है। अब संभागीय मुख्यालय जो है देखो बिल्कुल टच हो रहा है किससे, अंतरराष्ट्रीय सीमा से। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक मुख्यालय कौन सा है, तो बीकानेर संभाग का मुख्यालय सबसे नजदीक है अंतरराष्ट्रीय सीमा के। देखो इससे नजदीक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल बॉर्डर ही टच कर रहा है। तो यहाँ से नजदीक क्या होगा, तो सबसे नजदीक मुख्यालय किसका हो गया, बीकानेर का। 3 बातें हो गई, 4 जिलों वाला है, अंतरराज्य सीमा बनाने वाला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है, और अंतरराज्य सीमा के सबसे नजदीक मुख्यालय है बीकानेर का। 4 जिले कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, ऊपर के 2 हो गए गंगानगर हनुमानगढ़, और एक खुद बीकानेर हो गया, और एक है चूरू, ठीक है। चूरू जो है वो शेखावटी का जिला है लेकिन इसमें आता है, याद रखना है आपको, ठीक है।
देखो कुछ ट्रिक से भी याद करते हैं, जैसे बिग चूहा वगैरह ऐसे याद करना मत, मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप ट्रिक से याद करें, आप बस मैप को देखें, ठीक है। आप ट्रिक याद रखेंगे कब तक याद रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तैयारी देखो लंबी होती है। तैयारी हम सालों करते रहते हैं, 1 साल तक 1.5 साल तक, तो आपका जो डेटा है एग्ज़ाम तक आप भूले ना, इस वजह से आप क्या करो, आप ट्रिक व्रिक छोड़ो, मैप से याद करना स्टार्ट करो। मैप याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बात करें बीकानेर संभाग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो है, जाति संख्या वाला क्या है, संभाग है। यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक मुख्यालय है इसका। इसके अलावा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भी है, यह भी मैं बता दूंगा, क्योंकि दो ही संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, एक तो ये है और एक आपका जोधपुर है। जोधपुर काफ़ी लंबी सीमा बनाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये सबसे कम बनाता है, ठीक है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला हो गया, क्योंकि दो ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दो ही संभाग है, जोधपुर है और एक ये है, तो ये थोड़ी कम बनाता है और जोधपुर थोड़ी ज़्यादा बनाता है, क्योंकि जोधपुर रीजन में जैसलमेर भी आता है और जैसलमेर खुद अपने आप में बहुत बड़ी सीमा कवर करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 464 किलोमीटर। फिर एक सबसे बड़ी बात देखो, बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं, यहाँ कोई नदी नहीं है। एक नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, घग्गर नदी, जो ऊपर से बहती हुई आती है, ठीक है। तो घग्गर नदी सिर्फ एकमात्र नदी है, वो भी गंगानगर में भी कहाँ तक जाती है, सिर्फ हनुमानगढ़ में आती है और गंगानगर के बॉर्डर पे तो एंड ही हो जाता है उसका। तो सबसे कम नदियों वाला संभाग है आपका बीकानेर संभाग। आपको यहाँ से ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े। बीकानेर वो देखो मैंने लिखा भी है, ठीक है, बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं बहती है, तो सबसे कम नदी वाला संभाग है। और देखो एक ही जिला है जिसमें नदी बहती है, वो है हनुमानगढ़। गंगानगर तक भी आती है वो नदी, लेकिन सिर्फ आपको बुक्स में ही देखने को मिलेगी वो, ठीक है। वास्तव में आप जाओगे तो वहाँ पे कोई नदी वगैरह बहती नहीं है। इसीलिए तो आप पंजाब से, जो पंजाब का हरी के बैराज जो है ना, वहाँ से क्या किया गया है, वहाँ से आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई है इधर, ठीक है। तो गंगानगर बाड़मेर इधर के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें क्या किया गया है, इंदिरा गांधी परियोजना के थ्रू ही पानी लाया गया है, ठीक है। अगर नदी होती है तो गंगानगर में क्यों लाता है पानी, ठीक है, समझ लो, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घग्गर नदी आती है तो हनुमानगढ़ में आती है बस, और गंगानगर से पहले ही वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सबसे कम नदियों वाला हो गया। और एक बात याद रखना, घग्गर नदी को दृष्टदंती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। दृष्टदंती नदी क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टदंती नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, जो पंजाब से होती हुई जो है हनुमानगढ़ में एंटर करती है और गंगानगर में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जोधपुर संभाग कितना बड़ा संभाग है, देखने में दिख रहा है कितना बड़ा है, यहाँ पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़े बड़े जिले तो इसी में आ गए, जैसलमेर है बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर जोधपुर खुद अपने आप में बहुत बड़ा है और बाड़मेर है, ठीक है। इसके अलावा 3 छोटे जिले भी हैं, ठीक है, जालौर, सिरोही और पाली। अब सिरोही से क्वेश्चन आता है, आप बस ये याद रखना। देखो सिरोही किसके पास पड़ रहा है, उदयपुर के पास पड़ रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है सिरोही, क्योंकि सिरोही उदयपुर के पास है। तो लोग सोचते हैं कि सिरोही जो है ना उदयपुर संभाग में आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उदयपुर संभाग में सिरोही नहीं आता, सिरोही जो है वो कहाँ आएगा, आपका जोधपुर संभाग में। तो आपको बस ये याद रखना है कि सिरोही जो है वो जोधपुर संभाग में है, न कि उदयपुर संभाग में। यही पूछा गया है, एक बार तो पूछा गया है, मुझे पेपर का थोड़ा आइडिया नहीं कौन सा था, लेकिन शायद पुलिस का ही पेपर था, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि सिरोही जो है वो कौन से संभाग का जिला है, ठीक है। तो सिरोही जो है, देखो आप कौन से संभाग का जिला दिख रहा है आपको, जोधपुर संभाग का। सबसे बड़ा संभाग, सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग, 6 जिले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 6 जिलों वाला संभाग है और सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला भी है, ठीक है। ज्यादा बॉर्डर मतलब देखो यहाँ से पूरा चलेगा तो ये कितनी बड़ी बॉर्डर बन रही है इसकी, ठीक है। तो और एक और बात, अंतरराष्ट्रीय तो बना ही रहा है, अंतरराज्यीय भी बना रहा है। और वो बीकानेर जो था वो भी क्या कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, अंतरराज्यीय बना रहा है। तो दोनों सेम तरह के हो गए, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय बनाने वाला, अंतरराज्यीय बनाने वाला, वो भी सेम है। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय ज्यादा सीमा बनाता है, किससे, बीकानेर से। तो ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा ज्यादा बनाता है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा ज्यादा बनाएगा कौन, जोधपुर, ठीक है। और आपका बीकानेर है वो थोड़ा कम बनाता है, ठीक है। बाकी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों ही बनाते हैं। 6 जिले वाला संभाग है। 6 जिले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, जोधपुर खुद हो गया, इसके अलावा फिर बड़े जिले आप देख लो, पहले 3 बड़े बोलो फिर 3 छोटे बोलो, ऐसे बोलना। तो 3 बड़े हो गए, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और 3 छोटे हो गए,
जालोर, पाली और सिरोही। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जोधपुर 6 जिलों वाला संभाग है। जोधपुर तो मुख्यालय हो गया आपका, और जैसलमेर, बाड़मेर, ये 3 आपने इंपॉर्टेंट बोलिए, फिर 3 एक साथ बोलो, पाली, जालोर और सिरोही, याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं आपको जोधपुर से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड। तो जोधपुर संभाग जो है, जोधपुर संभाग के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो दिख ही रहा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट है, भले से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन सारे संभागों में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा है। मतलब जितने भी संभाग है, 6 संभाग हैं, 7 संभाग हैं, 7 में से जो 6 संभाग है उनसे भी कम संख्या है इसकी। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो कौन हो गया, आपका जोधपुर हो गया। तो जोधपुर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, लेकिन देखने में देखें तो देखने में क्षेत्रफल जो आप दिखेगा तो आपको सबसे बड़ा आपको नजर आएगा। ठीक है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग हो गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग हो गया। दोनों आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, अंतर्राज्यीय बनाता है, ये वाला पॉइंट, और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, ये वाला पॉइंट। इसके अलावा देखो देखो पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर पूरा मरुस्थलीय भाग है, आपका बाड़मेर मरुस्थलीय भाग है, जोधपुर भी लगभग मरुस्थल में ही आता है, पाली, जालोर ये मरुस्थलीय हिस्सा है। सिरोही जरूर आपका जो है वो अरावली का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे भी आपका पश्चिमी मरुस्थल तो थोड़ा सा है ही सही। तो मरुस्थलीय भाग है तो लोग ज़्यादा रहते नहीं है, तो साक्षरता कमी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और जो थोड़े से आप देखोगे, आप जाओगे इस वाले क्षेत्र में तो आपको शिक्षा की कमी यहाँ पे लोगों में देखने को मिलेगी। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला संभाग जो है वो जोधपुर संभाग है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, दिखने में आपको बड़ा दिख जाएगा तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, सबसे कम लोग जो है वो यहीं पे रहते हैं, मतलब जनसंख्या में सबसे छोटा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य तो दिख जाएगा, इधर पाकिस्तान से बनाता है और इधर आपका जो है गुजरात से बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज्यादा बनाता है। अब देखो बीकानेर भी ऊपर ही दिख रहा है आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक मुख्यालय कौन सा दिख रहा है, बीकानेर। और थोड़ा दूर देखो, यहाँ से इतना दूर एक पूरे जिले को क्रॉस करके आना पड़ेगा यहाँ पे, दूर मुख्यालय कौन हो गया, जोधपुर हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक मुख्यालय बीकानेर और दूर मुख्यालय जोधपुर हो गया। आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा देखो, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब हो गया कि आप मतलब यहाँ पे देखो लोग जो रह रहे हैं ना, जो जनसंख्या एक्चुअल जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है ना, जैसे उनकी जो जनसंख्या है, उनके जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा बढ़ रहा है कौन से वाले में, जोधपुर वाले में। ठीक है, तो जनसंख्या की काउंटिंग करते हैं, इतनी जनसंख्या है और फिर बड़ी बढ़ोतरी जो हुई है वो इस हिसाब से हुई है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने वाला जो है वो ये भी जोधपुर संभाग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट संभाग देखते हैं, वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग भी 6 जिलों वाला संभाग है। 6 जिले कौन कौन से हो गए, देखो आराम से याद करा देता हूँ। नीचे के 3 जिले याद कर लेना। नीचे के 3 क्या हो गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, नीचे के 3 जिले आपको आराम से याद करने हैं। उदयपुर देखो बिल्कुल क्या है, दक्षिण में है ना राजस्थान के, तो राजस्थान के दक्षिण में तो क्या हो जाएगा, दक्षिण के पूरे के 3 जिले याद कर लेना। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 जिले ये हो गए। अब 3 जिले जो है वो आप मेवाड़ के याद करो। तो मेवाड़ में उस टाइम पे क्या कहता, मेवाड़ खुद उदयपुर मेवाड़ में था, चित्तौड़गढ़ भी मेवाड़ में आता है और राजसमंद भी मेवाड़ में आता है। तो मेवाड़ और मेवाड़ के 3 जिले ऐसे याद रखना। तो मेवाड़ हो गया और मेवाड़ के 3 जिले हो गए। तो मेवाड़ में आपको याद आ जाएगा उदयपुर, फिर आपको राजसमंद तो है ही सही उदयपुर में, सॉरी आपका मेवाड़ में, क्योंकि यहाँ पे कुंभलगढ़ किला है, आपको पता होगा इसे। ठीक है, राणा कुंभा ने इसको बनाया था। तो कुंभलगढ़ जो है उस टाइम पे मेवाड़ का हिस्सा था। चित्तौड़गढ़ भी आपको पता है, चित्तौड़गढ़ के 3 शाखा आपको पता होंगे। ठीक है, 1303 का जो शाखा है वो आपका बहुत प्रसिद्ध शाखा है, आपको हमेशा याद होगा। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, पद्मावती वाला मैटर जो आपको पता होना चाहिए वो। तो ये वाला जो जो 6 जिले हैं, 6 जिले आपको आराम से याद हो जाएंगे। एक तो आपको याद रखना है मेवाड़, और मेवाड़ के बाद जो नीचे के 3 जिले आपको याद रखना है। ठीक है, आराम से याद हो जाएंगे। 6 जिलों वाला संभाग, एक और संभाग 6 जिलों वाला संभाग है, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, वो है जोधपुर संभाग। फिर इसमें क्या क्या आता है, तो 3 जिले आ जाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, इसके अलावा फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आपका जो है वो मेवाड़ आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, देखो
कौन से संभाग में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है? उदयपुर संभाग, क्योंकि उदयपुर जो जिला है उसमें अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उदयपुर संभाग सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है? उदयपुर संभाग, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है? उदयपुर संभाग, यहाँ पे सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। एक बात आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा, देखो ये तो मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है और आपका जो है वो गुजरात से भी सीमा बना रहा है, मतलब दोनों तरफ से अंतर राज्य सीमा बना रहा है। और अंतर राज्य बना रहा है इसका मतलब यहाँ से अंतर राज्य सीमा बनाना चालू होता है और यहाँ तक, तो सबसे बड़ी अंतर राज्य सीमा जो है वो उदयपुर संभाग ही बनाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए। देखो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है। 2 बार का मतलब ऐसा नहीं इधर से बना रहा है, जैसे 2 बार का मतलब चित्तौड़गढ़ से ही लिया गया है। इसमें एक जिला है चित्तौड़गढ़ जो सीमा बनाता है फिर खत्म हो जाता है फिर सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखो इसकी चित्तौड़गढ़ की यहाँ पे है ना, ये कौन सा है, ये वाला जो है ये आपका हो गया रावत भाटा वाला, ठीक है। तो रावत भाटा खत्म, फिर भीलवाड़ा चालू, भीलवाड़ा के बाद फिर वापस चित्तौड़गढ़ चालू। तो ये जो संभाग है इसमें एक ऐसा जिला है जो कि क्या करता है, सीमा बनाता है, फिर दूसरे जिले की सीमा चालू हो जाती है, फिर इसकी खुद की जिले की सीमा चालू हो जाती है। तो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी यही है, क्योंकि देखो अंतर्राज्यीय सीमा तो यहाँ से काउंट होगी ना, तो ये पूरी सीमा, इसके अलावा फिर आपकी गुजरात की सीमा, तो बहुत लंबी बॉर्डर जो है वो राज्यों से ये बनाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मैंने आपको बताया भील जनजाति वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो भील गरासिया वाला जो लोग हैं वो यहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र माना गया है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है वो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र माने गए हैं। एक अभी मैटर आप एक फॉर्म भराए में आया था अभी इन्फॉर्मेटिकल असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था कि टीएसपी और नॉन टीएसपी। तो जो टीएसपी जो एरिया है वो आपके डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, मतलब पूरी तरह से आदिवासी जिले। तो एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहाँ से याद रखनी, कर्क रेखा जो है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है वो यहीं से इसी संभाग से होके गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा मैंने आपको बताया भी था, भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, गुजरात से, गुजरात के बाद फिर राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों में से होते हुए निकलेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद फिर आपके इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आ जाएगा आपका झारखंड, झारखंड की रांची आपको याद रखनी है, उसके बिल्कुल बीच से निकलता है। फिर आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में फिर आपको बांग्लादेश भूल जाना है और त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग जो है देखो हाड़ौती का संभाग जिसको आप बोलते हो, हाड़ौती बोलते हो उसको, ठीक है। तो हाड़ौती क्योंकि हाड़ाओं ने यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। 4 जिलों वाला संभाग हाड़ौती, आराम से याद हो जाएगा, याद करना ही नहीं है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। सबसे अगर जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या है, ठीक है, इस संभाग के अंदर, और 2 बार अंतर राज्य सीमा बनाने वाला संभाग है। 2 बार मतलब आपका कोटा, देखो कोटा इधर भी बना रहा है और फिर आप कोटा की सीमा यहाँ से खत्म होती है, फिर यहाँ से भी इसकी चालू हो जाती है, तो ये भी 2 बार सीमा बनाने वाला संभाग आ जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या होगी, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा नदियां जो है इस संभाग में ही पाई जाती है, चंबल नदी का क्षेत्र है, ठीक है, कोटा संभाग। तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जो है सबसे ज्यादा नदियां आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग हो गया कोटा संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग हो गया बीकानेर संभाग, जिसमें बीकानेर, चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप बात करो जयपुर संभाग की, तो देखो जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जो 5 जिलों वाला है। 6 जिलों वाले 2 हैं, 6 जिलों वाले 2 हो गए। 2 कौन कौन से आपके, दोनों पश्चिम वाले हो गए, दोनों पश्चिम वाले जो हैं वो 6 जिलों वाला है। बीकानेर पश्चिम में आता है, 6 जिलों वाला है, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ठीक है। बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ वाला, हनुमानगढ़, गंगानगर। जोधपुर संभाग 6 जिलों वाला संभाग है, 3 बड़े हो गए, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, और इसके अलावा फिर आपके 3 छोटे हो गए, पाली, जालौर और सिरोही। 5 जिलों वाला संभाग है जयपुर, ठीक है। जयपुर राजधानी भी है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपका जो है जयपुर है वो 5 जिलों का संभाग है, और सबसे ज्यादा जो है जन घनत्व वाला जो संभाग है वो जयपुर ही है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है 200
व्यक्ति पर किलोमीटर जो है, पर स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया में रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो है वो एरिया जयपुर है। ठीक है, इसके अलावा मेणाओं का जो है सबसे ज़्यादा मेणाओं की जो जनसंख्या है आपको इस क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। तो मेणा जनजाति वाला जो क्षेत्र है वो जयपुर है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं जयपुर संभाग है। ठीक है, तो जयपुर संभाग 5 जिले हो गए। 5 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जयपुर खुद हो गया। ठीक है, फिर अलवर दौसा, अलवर और दौसा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अलवर दौसा और झुंझुनू और सीकर। ठीक है, देखो जब शेखावटी बोलते हैं ना, तो शेखावटी जब बोलते हैं तो 3 जिले एक साथ बोलते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू, या चूरू झुंझुनू सीकर। चूरू भी साथ में आता है। तो चूरू जब साथ में जुड़ के नाम आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि चूरू आएगा साथ में जुड़ता है तो हम उसको भी इधर ले लें। देखो जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में चूरू को जोड़ा गया बीकानेर संभाग में। तो आपको याद रखना है कि शेखावटी का एक जिला बीकानेर संभाग में, बाकी दोनों जिले कहाँ पर हैं? जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में अलवर और दौसा इधर की साइड, और इधर की साइड आपका हो गया चूरू और झुंझुनू, सॉरी झुंझुनू और सीकर, आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो सर्वाधिक जनसंख्या मैंने आपको बताया 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता वाला है यहाँ पे। आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो वो आपका आंसर होगा जयपुर संभाग। और न्यूनतम साक्षरता वाला हो गया आपका जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, और पर क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जयपुर, उसके बाद फिर सीकर, और उसके बाद फिर नाम आ जाता है झुंझुनू का, जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले भी काउंट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछा जाए, संभाग पूछा जाएगा, तो जोधपुर हो ही जाएगा। लेकिन जिले पूछा जाए तो प्रतापगढ़ सबसे कम साक्षर। प्रतापगढ़ जो है वो सबसे कम साक्षर है, बिल्कुल नवीन जिला है, लेकिन साक्षरता सबसे कम है वहाँ पे। ठीक है, और एक और जिला है जो सबसे कम साक्षर है, आप एक बार उसको थोड़ा सर्च करें और अपने खुद की तरफ से भी मेहनत करना स्टार्ट करें। मैं आपसे अब डेली एक क्वेश्चन भी आपके लिए डालूंगा ताकि आप चीज़ों को सर्च करें। ठीक है, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग है। अब देखो एक फैक्ट मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत बोला गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला बोला जाए तो आंसर अलग होगा। आपसे बोला गया है कि ऐसा संभाग जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है, मतलब जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है, तो बीकानेर आंसर आएगा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात की जाए तो बीकानेर, और अनुसूचित जाति का प्रतिशत की बात की जाए तो जयपुर। दोनों पास पास ही है, ऊपर बीकानेर है, नीचे आपका ये हो गया। तो अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वो बीकानेर में है, ऊपर वाले संभाग में, जयपुर के ऊपर वाले में। लेकिन अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात की जाए तो फिर आपका आंसर जयपुर होगा। आपको यहाँ से ये चीजें याद रखनी है। और कौन सी जाति की सबसे ज्यादा अधिकता है यहाँ पे? तो मेणा जाति की सबसे ज्यादा अधिकता है। भीलों की सबसे ज्यादा अधिकता कहाँ पे? उदयपुर संभाग में। ठीक है, चलो यहाँ से आपके टॉपिक्स क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अजमेर बड़ा इंपॉर्टेंट संभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट संभाग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अजमेर जो है, अजमेर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। अजमेर बोर्ड आपका नाम सुना हो आपने, अजमेर बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर तो आपने सुना ही होगा। ठीक, अजमेर काफ़ी इंपॉर्टेंट संभाग इसलिए बन जाता है क्योंकि ये प्राचीन में क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। और देखो मैंने इसको येलो कलर किया नहीं है, बाकी आपको जो छोटा सा दिख रहा है ये भी अजमेर का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी अजमेर का पार्ट है। और ये जो है राजस्थान का एक खंडित जिला भी है। राजस्थान में 2 खंडित जिले हैं। चित्तौड़गढ़, देखो आप इसके जिस नीचे चित्तौड़गढ़ आपको नजर आ रहा होगा, ये चित्तौड़गढ़ है, फिर टूट के फिर ये चित्तौड़गढ़ है, तो ये भी खंडित है और ये भी खंडित जिला है। राजस्थान में 2 ही खंडित जिले हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर संभाग जो है वो 4 जिलों वाला संभाग है। 4 जिले कौन कौन से हो गए दिख रहे होंगे आपको? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक आराम से याद हो जाएगा। अजमेर के ऊपर एक, इधर एक और ये नीचे एक, इधर नहीं है। ठीक है, अजमेर के पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में, पश्चिम में कुछ भी नहीं है, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, तो अजमेर के पूर्व में आ गया आपका टोंक आ गया। ठीक है, और आपका नागौर हो गया और भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, आपको देखो कोई ट्रिक लगानी नहीं है, ट्रिक लगाओगे फंसोगे। ठीक है, आपको मैप से याद रखना है, इसीलिए मैं इनको कलर करके लाया हूँ। ठीक है,
और ये मैंने खुद ने ही कलर किए हैं, ठीक है। तो आप आराम से कलर जब देखोगे तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा और वो इमेज आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो अजमेर संभाग की बात करें तो सबसे आपका जो है वो मध्यवर्ती संभाग हो गया। मध्यवर्ती संभाग हो गया तो देखो सबसे टकरा रहा है, एक सेकंड। तो अजमेर संभाग जो है वो देखो क्या है, मध्यवर्ती संभाग है। और ये संभाग जो है जोधपुर से, बीकानेर से, जयपुर से, कोटा संभाग से भी, देखो कोटा में बूंदी आता है ना, तो कोटा संभाग से और उदयपुर संभाग से, और यहाँ तक कि आपका जो ये है आपका भरतपुर संभाग, इधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, लेकिन भरतपुर का जो जिला है सवाई माधोपुर, वो भरतपुर संभाग में आता है। तो ये सब संभागों से कनेक्ट होता है, सब संभागों से सीमा बनाता है। तो सभी संभागों से जुड़ने वाला संभाग हो गया आपका अजमेर संभाग। 4 जिले कौन कौन से हो गए? 4 जिले आपका, ऊपर हो गया नागौर, साइड में हो गया टोंक, और फिर नीचे हो गया आपका भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आपका अजमेर मुख्यालय हो गया और फिर नाटो भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अजमेर संभाग की बात करूं तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग हो गया, सभी संभागों सीमा बनाता है, न्यूनतम अंतर राज्य सीमा बनाता है। ओहो, देखो भीलवाड़ा, देखो आप भीलवाड़ा तो कितनी सी सीमा बना रहा है, एमपी से बन रही है ना सीमा। आपको पुराना मैप दे चलता हूँ मैं इधर, ये देखो आप, ये इधर एमपी है और ये वाला जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये भीलवाड़ा टकरा रहा है एमपी से। तो एमपी क्योंकि राज्य है, अंतर्राज्यीय सीमा में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम न्यूनतम जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला क्या बन जाता है आपका? अजमेर बन जाता है। और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय बनाता है उदयपुर। उदयपुर जो है वो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है वो है आपका अजमेर, ठीक है। और अजमेर में कौन सा जिला पूछा जाए तो भीलवाड़ा। 16 किलोमीटर है, ठीक है। 14 किलोमीटर है पहाड़वेर का, ठीक है। आगे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग है। 2005 4 जून 2005 में इसको बनाया गया है। 465 इस तरह से याद रख लेना, 465 वसुंधरा राजे की सरकार। और जो है इस भरतपुर संभाग को जब बनाया गया है तो जयपुर संभाग के भरतपुर और धौलपुर को लिया गया है, और कोटा संभाग के सवाई माधोपुर और करौली को लिया गया है। 2 संभागों से जिलों को तोड़ के इसको बनाया गया है। पहले जो है कोटा संभाग के अंदर सवाई माधोपुर, करौली भी हुआ करते थे, लेकिन जब भरतपुर संभाग को घोषित किया गया तो जयपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर और कोटा संभाग के सवाई माधोपुर, करौली को लिया गया है। 4 जिले हो गए, 4 जिले आपको दिखे गए होंगे, ठीक है। भरतपुर धौलपुर ऐसे याद रख लेना, भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। भरतपुर धौलपुर तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, जयपुर से लिया गया था, और करौली सवाई माधोपुर जो है वो कोटा से लिया गया था, ठीक है। तो ये 4 जिले हो गए आपके। 7वां सबसे नवीनतम संभाग है, 2 संभागों से अलग करके बनाया गया है। जयपुर से आपका भरतपुर धौलपुर लिया गया है, कोटा से करौली सवाई माधोपुर लिया गया है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, सबसे छोटा संभाग है। और राजस्थान का बिहड़ क्षेत्र भी ये कहलाता है। चंबल वाला क्षेत्र जो है, ये चंबल वाला क्षेत्र के कारण बिहड़ क्षेत्र में आता है। तो आज जो है वो संभागों को हमने एक एक करके देखा है। आप इस संभाग की देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, गारंटेड है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को आप जब दोबारा देखेंगे तो थोड़ा सा आपको फास्टली आपको रिकॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिख दिए 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं। तो देखो 4 जिलों वाले संभाग है आपका, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, और आपका हो गया बीकानेर। कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। और कौन कौन से जिले हैं ये आपको यहाँ फिल करने हैं कि इनमें कौन कौन से जिले आते हैं। कोटा में आपका हो गया कोटावाड़ा, बूंदी, झालावाड़। बीकानेर में खुद बीकानेर के बाद हो गया हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, ठीक है। अजमेर में आपका ऊपर से नागौर, साइड से टोंक और नीचे से भीलवाड़ा। भरतपुर का आपको पता है से भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 6 जिलों वाले हो गए आपके जोधपुर और उदयपुर, ये 6 जिलों वाले हो गए। 6 जिले जोधपुर में कौन कौन से? जोधपुर में सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़े जिले ले लो। बड़े जिलों में बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, जैसलमेर हो गया, खुद जोधपुर हो गया। 3 छोटे ले लो, छोटे कौन कौन से हो गए आपके? जालौर, सिरोही और पाली। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में मेवाड़ लेना है और नीचे के 3 लेने हैं। तो मेवाड़ हो गया, मेवाड़ में कौन कौन है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। मेवाड़ हो गया। नीचे के 3 हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग जो है जयपुर संभाग, जो राजस्थान का सबसे पहला संभाग भी है। राजस्थान का प्रथम संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। 5 जिलों वाला संभाग है। 5 जिले कौन कौन से हो गए? शेखावाटी के 2 कौन कौन से? झुंझुनू और शिखर। और इसके अलावा फिर आपका दौसा और आपका हो गया अलवर, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है।
और इनको फिल करना है। ठीक है, किसी भी टाइप का डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी क्वेरी मैं सॉल्व करवा दूंगा। और उस नंबर पे आप अपना हाय हेलो, अगर आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ना चाहते हैं तो मुझे हाय हेलो सेंड करें। यहाँ से मैंने एक ग्रुप बना रखा है जीके ग्रुप, उस जीके ग्रुप में आपको डेली क्लासेस मिलती जाएगी। डेली भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो एक डे के बाद आपको एक दिन छोड़ के एक दिन तो क्लास में देने की कोशिश करूंगा, और ये सीरीज लंबी चलेगी। आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट्स हो या किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी बेस्ट बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।